पृथ्वी की सतह पर दो प्रकार के बलों का प्रभाव पड़ता है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। अंतर्जात बल पटल विरूपणी बल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप आदि भूतल पर विषमताओं का सृजन करते हैं, जबकि बहिर्जात बल बहता जल, सागरीय तरंग, हिमानी, भूमिगत जल, पवन आदि समतल स्थापक बल होते हैं। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपरी भाग, पर्वत, पठार, मैदान से निचले भाग, झील, समुद्र में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही भू संतुलन की दशा या समस्यातिकी कहते हैं। इस संबंध में एरी व प्राट ने संकल्पना दी है। एरी के अनुसार विभिन्न ऊंचाई वाले समान घनत्व के स्तंभ असमान गहराई में प्रवेश कर संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं, जबकि प्राट के अनुसार ऊंचे स्तंभों का घनत्व कम व छोटे स्तंभों का घनत्व अधिक होने के कारण संतुलन की दशा बनी रहती है। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूगर्भवेत्ता डटन ने वर्ष 1889 में किया था। डटन के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सबका भार एक क्षतिपूर्ति रेखा या समतोल तल के सहारे बराबर होगा। अंतर्जात बलों को कार्य की तीव्रता के आधार पर आकस्मिक व दीर्घकालिक दो प्रकारों में बांटा गया है। दीर्घकालिक संचलन को पटल विरूपणी बल भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत लंबवत एवं क्षैतिज संचलन आते हैं। इन्हें क्रमशः महाद्वीप निर्माणकारी तथा पर्वत निर्माणकारी कहा जाता है। लंबवत संचलन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ऊपरीमुखी व अधोमुखी। ऊपरीमुखी संचलन के उदाहरण में भारत में कच्छ की खाड़ी के निकट लगभग 24 किमी उत्थित भूमि है, जिसे अल्लाह का बांध कहा जाता है। इंग्लैंड व स्कॉटलैंड में समुद्र तल से सैकड़ों मीटर नीचे कोयले की खुदाई, मुंबई के प्रिंस डॉक यार्ड क्षेत्र के जलमग्न वन आदि अधोमुखी संचलन के उदाहरण हैं। क्षैतिज संचलन में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीडन बल व तनाव बल। संपीडन से उत्पन्न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धांसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। वलन सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे संपीडन बलों के कारण चट्टानों की परतों के मुड़ने की क्रिया को वलयन या वलन कहते हैं। वलन के प्रकार एक, सममित वलन। इसमें वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है। इसे सरल वलन भी कहते हैं। जब दबाव शक्ति की तीव्रता कम एवं दोनों दिशाओं में एक समान हो, तो इस प्रकार के वलन का निर्माण होता है, जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। यह खुला वलन होता है। दो, असममित वलन। इसमें वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई व ढाल असमान होते हैं। कम झुकाव वाली भुजा अपेक्षाकृत लंबी एवं अधिक झुकाव वाली भुजा छोटी होती है, जैसे ब्रिटेन का दक्षिण पेनाइन पर्वत। तीन, एक दिग्नत वलन। इसमें वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी एवं दूसरी क्षैतिज तल के लंबवत होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चार, अधिवलन। इसमें वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी न रहकर कुछ आगे की ओर निकली हुई रहती है एवं तीव्र ढाल बनाती है, जबकि दूसरी भुजा, जो अपेक्षाकृत लंबी होती है, कम झुकी होने के कारण धीमी ढाल बनाती है। इसका निर्माण तब होता है जब दबाव शक्ति एक दिशा में अधिक तीव्र होती है। उदाहरण कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी। पांच, समनत वलन। समनत वलन में वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होती हैं। इस वलन में आगे का भाग लटकता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे वलन में संपीड़न की तीव्रता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उदाहरण पाकिस्तान का कालचित्ता। छह, परिवलन। इसमें वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज दिशा में होती हैं। इसे दोहरा मोड़ भी कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन का कैरिक कैसल पर्वत।
अधिक्षिप्त या प्रतिवलन। जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर दूसरे पर उलट जाती है तो उसे परिवलन बनता है। जिस तल पर भुजा का विस्थापन होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। वहीं जब परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन के नीचे की भुजा ऊपरी भुजा के ऊपर विस्थापित हो जाती है तब उसे प्रतिवलित वलन कहते हैं। 8 पंखाकार वलन विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की भिन्नता के कारण कभी कभी एक वृहत अपनति में कई छोटी छोटी अपनतियां व अभिन्नतियां मिलती हैं। ऐसी आकृति को संपत्ति कहते हैं। इसी तरह जब असामान्य संपीड़न के कारण एक वृहत अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां व अभिनतियां बन जाती है तो उस वृहत अभिनति को संभिनति कहा जाता है। इन दोनों स्थलाकृतियों को पंखाकार वलन भी कहते हैं। भ्रंश भ्रंश के अंतर्गत दरारें विभंग व भ्रंशन को शामिल किया जाता है। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों संपीड़न व तनाव बल से होती है, परंतु तनाव बल अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर भ्रंश इसी के कारण उत्पन्न हुए हैं। भ्रंशों के प्रकार। 1 सामान्य भ्रंश। इसका निर्माण तनाव बल के कारण होता है। इसमें दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित हैं, जिससे सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है। सामान्य भ्रंश से भू पटल में प्रसार होता है। 2 उत्क्रम भ्रंश। इस प्रकार के भ्रंश संपीड़न के कारण निर्मित होते हैं, जिसमें दबाव के कारण दरार के दोनों ओर के भू खंड एक दूसरे की ओर विस्थापित होते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। इसमें सतह का फैलाव पहले की तुलना में घट जाता है। इसे आरूढ़ भ्रंश भी कहा जाता है। उपर्युक्त दोनों भ्रंशों के द्वारा कगारों का निर्माण होता है, जिसके सहारे लटकती घाटी एवं जलप्रपातों का भी विकास होता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट कगार एवं विंध्यन कगार क्षेत्र में ऐसा देखा जा सकता है। 3 सोपानी भ्रंश। जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल एक ही दिशा में होती है तो इसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी सोपानी भ्रंशों पर ही स्थित है। 4 पार्श्वीय भ्रंश ट्रांसकरेंट भ्रंश। जब स्थल पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है तो दोनों ओर के भू खंड भ्रंश तल के सहारे धांसने या ऊपर उठने के स्थान पर आगे पीछे खिसकते हैं। इस प्रकार के भ्रंश को ट्रांसकरेंट भ्रंश कहा जाता है। कैलिफोर्निया के सान एंड्रियास भ्रंश का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। हिमालय के गढ़वाल व उत्तरकाशी क्षेत्र में भी ऐसे भ्रंश देखने को मिलते हैं। भ्रंशन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां। भ्रंशों के निर्माण के फलस्वरूप कई स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, जैसे भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत्थ पर्वत व हास्ट पर्वत। 1 भ्रंश घाटी। इसका निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच के चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाते हैं। जब तनाव जनित बल के कारण दो भू खंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, सोंकरी व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी में ही मृत सागर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचा है। अफ्रीका में न्यासा, रूडोल्फ, टांगानिका, अल्बर्ट व एडवर्ड झीलें भू भ्रंश घाटी में ही स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित मृत घाटी भी भू भ्रंश घाटी है, जो समुद्र तल से 86 मीटर नीची है। स्कॉटलैंड की मध्यवर्ती घाटी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी, भारत की नर्मदा, ताप्ती एवं ऊपरी दामोदर नदी घाटियों भी भ्रंश घाटियों के प्रमुख उदाहरण हैं। आर रैंप घाटी। इसका निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथास्थिति में ही रहे, परंतु संपीडनात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी रैंप घाटी का प्रमुख उदाहरण है, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे एवं किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाए तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत
जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट व वॉस्जेज पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका का वासाच रेंज व सिएरा नेवादा तथा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज ब्लॉक पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। सिएरा नेवादा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। जब दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहे एवं बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाए तो हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी का हॉर्ज पर्वत इस प्रकार के पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। वस्तुतः भ्रंश घाटी, रैंप घाटी एवं ब्लॉक पर्वत व हॉर्स्ट पर्वत प्रायः एक से प्रतीत होते हैं, परंतु ये भूसंचलन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों के परिणाम हैं।